नमस्कार, वेलकम टू एडू कनेक्ट। आज के इस लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट के बारे में देखने वाले हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में हमने आइडेंटिफिकेशन, कंट्रोलेबिलिटी, टाइम और बिहेवियर, ये सारे जो बेसिस हैं ये ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। तो इसके पहले जो लेक्चर अपलोड हुए हैं वो देखना। बाद में इस लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन कंप्लीट करने वाले हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। तो ये सारे क्लासिफिकेशन हम फंक्शंस के बेसिस पे करते हैं। फंक्शंस का मतलब है कार्य। कोई भी हम जो हमारे कंपनी में या हमारे बिजनेस में जो हम कोई भी काम कर रहे हैं उसे हम काम के बेसिस पे हम ये कॉस्ट डिवाइड करते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग मतलब प्रोडक्शन तैयार करना, तो प्रोडक्शन तैयार करने के लिए जो कॉस्ट लगेगी उसे हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव, अकाउंट्स वर्क, कंट्रोलिंग, इसके लिए जो सारे कॉस्ट लगेगी इसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कहेंगे। सेल्स करने के लिए, सेल्स बढ़ाने के लिए या वस्तुएं कस्टमर्स तक या मार्केट तक पहुंचाने के लिए जो हमें कॉस्ट आएगी उसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कहेंगे। और हमारे प्रोडक्ट में अच्छी तरीके डेवलपमेंट लाने के लिए या फिर फ्यूचर में जो प्रोडक्ट लग रहा है वो तैयार करने के लिए जो हमें कॉस्ट आएगी, जिस पे हम रिसर्च करेंगे और नई वस्तु डेवलप करेंगे, उसे हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट कहेंगे। तो एक एक कॉस्ट हम डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले कॉस्ट है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इट इज़ द कॉस्ट ऑफ ऑल आइटम्स इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी वस्तु जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जब हम वो वस्तु तैयार करते हैं, वो वस्तु तैयार करने के लिए हमें जो सारी कॉस्ट आएंगी, जो सारा खर्चा आएगा, उसे हम सबको मिला के मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहेंगे। इट इंक्लूड्स ऑल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में सारे प्रकार के डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट भी ऐड किए जाते हैं। लेकिन कौन से डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट हम ऐड करेंगे? जो कॉस्ट हमें प्रोडक्शन के पर्पस के लिए आए हुए हैं, मतलब जो कॉस्ट हमारा प्रोडक्शन को बढ़ाता है उसे ही हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में ऐड करेंगे। इट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड अदर ओवरहेड एक्सपेंसेस विच आर डायरेक्टली रिलेटेड और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। जैसे अगर हम एक प्रोडक्शन का ये डायग्राम ले रहे हैं, तो इस डायग्राम में या इस चित्र में प्रोडक्शन के लिए लगने वाले सारे जो काम हैं ये हमें यहाँ दिख रहे हैं। जैसे लॉजिस्टिक हो गया, मतलब परचेसिंग, प्रोक्योरिंग हो गया, उसके बाद इंटरनल ट्रांसपोर्ट हो गया, प्रोडक्शन, क्वालिटी इंस्पेक्शन, पैकेजिंग, ये सारे जो काम हैं वो सारे काम हम प्रोडक्शन के लिए करते हैं। प्रोडक्शन का मतलब है रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स को तैयार करना। ये जो रॉ मटेरियल है जो हमने दूसरे बिजनेस से या दूसरी पार्टी से परचेस किया है, उससे हम हमारा फिनिश गुड्स तैयार करते हैं। और ये जो फिनिश गुड्स है, ये फिनिश गुड्स हम कस्टमर्स को बेच सकते हैं या फिर अगला जो बिजनेस है B2B में उसे हम बेच सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का मतलब है कोई भी कॉस्ट जो प्रोडक्शन तैयार करने के लिए हमें पे करनी पड़ रही है या प्रोडक्शन के लिए हमें आ रही है, उसे हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहेंगे। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इज इनकर्ड फॉर जनरल मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी मैनेजमेंट को या कोई भी बिजनेस को मैनेज करने के लिए, बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए जो कॉस्ट हमें पे करनी होगी उसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट या ऑफिस कॉस्ट भी कहेंगे। इट इज़ द कॉस्ट विच इज़ इनकर्ड फॉर फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसी, डायरेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन और कंट्रोलिंग द ऑपरेशन। पूरा बिजनेस कंट्रोल करने के लिए जो हमें कॉस्ट आएगी, जो हम डायरेक्शन के लिए या फिर मैनेजमेंट के लिए खर्चा करेंगे, उसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कहेंगे। दीज आर इन द नेचर ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ये इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है एंड आर अल्सो टर्म्ड एज एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ये एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स भी कहा जाता है।
तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के कई एग्जाम्पल हैं, जैसे ऑफिस स्टाफ की सैलरी, डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन, या फिर डिप्रिसिएशन ऑन ऑफिस एसेट्स, या फिर ऑफिस से रिलेटेड, डायरेक्टर से रिलेटेड कोई भी अगर खर्चा होगा तो उसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में काउंट करेंगे। उसके बाद आती है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ये देखने से पहले एक ये डायग्राम देख लो, आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पूरा पता चलेगा। ये एक फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में फिनिश गुड्स तैयार होते हैं। समझो यहाँ जो बिस्किट या लेस के पैकेट्स हैं, ये यहाँ इस फैक्ट्री में तैयार हो रहे हैं, और इस फैक्ट्री में तैयार होते वक्त कस्टमर्स तो फैक्ट्री में आ नहीं सकते, इसीलिए इस फैक्ट्री को या फैक्ट्री के ओनर को कई सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है, जिनकी वजह से कस्टमर्स तक ये सारी वस्तुएं पहुंच सके और इस वस्तुओं की जानकारी कस्टमर्स को हो जाए। और इसलिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्टिविटीज़ हमें करने पड़ते हैं, जैसे सेल्समैन को अपॉइंट करना, सेल्समैन को सैलरी देना, सेल्समैन को कमीशन देना, डिलीवरी वैन की अपॉइंटमेंट करना, डिलीवरी वैन का ड्राइवर जो है उसे सैलरी देना, उसके एक्सपेंसेस पे करना, ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन देना, रिटेलर्स को अपॉइंट करना, रिटेलर्स को कमीशन देना, शोरूम्स ओपन करना, डिस्काउंट देना। इन सारे चीज़ों से हमारा सेल बढ़ जाता है, और कस्टमर्स तक हमें अगर वस्तु पहुंचानी है तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हमारा स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। जैसे हम अभी देखते हैं, पहले देखते हैं सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट आर इनडायरेक्ट कॉस्ट विच इज रिलेटिंग टू सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस सेल करने के लिए अगर हमें कोई कॉस्ट आ रही है तो उसे हम सेलिंग कॉस्ट कहेंगे। सेलिंग कॉस्ट का एक बेहतरीन एग्जांपल है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजमेंट करने के बाद हमारे कस्टमर को हमारे प्रोडक्ट की जानकारी होती है, और अगर हमारे प्रोडक्ट की जानकारी हमारे कस्टमर को हो गई तो वो हमारा प्रोडक्ट परचेस कर सकता है, और इसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट का सेल हो जाता है। दे इंक्लूड ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स मैनेजमेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सेल्स मैनेज करने के लिए, सेल्स बढ़ाने के लिए कोई भी अगर कॉस्ट आ रही है तो उसे हम सेलिंग कॉस्ट में लेंगे। सेलिंग कॉस्ट includes all expenses relating to regular sales and sales promotion activities। जो हमारा रेगुलर सेल्स है उसे कंटिन्यू रखने के लिए, सेल्स बढ़ाने के लिए, सेल्स मैनेज करने के लिए जो सारा हमारा कॉस्ट है उसे हम सेलिंग कॉस्ट कहेंगे। वैसे ही सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़, जैसे ब्रांड एम्बेसडर को अपॉइंट करना, या फिर डिस्काउंट कूपन देना, कैशबैक देना, रिवॉर्ड पॉइंट्स, पेबैक पॉइंट, ये सारे जो एक्सपेंसेस है, बाय वन गेट वन फ्री, 50% डिस्काउंट ऑफ, ये सारे सेल्स प्रमोशन के लिए किए जाते हैं। ये सारे सेलिंग कॉस्ट में आते हैं। वैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में कोई भी ऐसा कॉस्ट आता है जिस वजह से फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर्स तक पहुंच जाए। कस्टमर्स तक मतलब मार्केट तक पहुंच जाए और अल्टीमेटली वो कस्टमर्स तक मिल जाए, इसे हम डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कहेंगे। इसके आगे का कॉस्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। अगर आपको बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करनी है तो आपको आपके बिजनेस में रिसर्च और डेवलपमेंट करना पड़ेगा। कोई नई आइडिया है उस पर आपको रिसर्च करके वो प्रोडक्ट बनानी पड़ेगी, और उसके डेवलपमेंट होने के बाद वो प्रोडक्ट आप इजीली मार्केट में उतार सकते हैं और उससे बेहतरीन अच्छी तरह का नफ़ा, अच्छी तरह का प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो R&D कॉस्ट आर इनकर्ड टू डिस्कवर न्यू आइडियाज़, प्रोसेसेस, प्रोडक्ट बाय एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, मतलब प्रयोग करते हैं, और प्रयोग के लिए हमें लैब लगती है। ये जो लैब है, ये लैब को चलाने का खर्चा, इसमें जो साइंटिस्ट है उनकी सैलरी, टेक्नीशियन की सैलरी, क्वालिटी कंट्रोल, या फिर कई सारे जो लैब से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं उन्हें हमें पे करना पड़ता है। इसलिए बहुत सारी कंपनियां रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर रिलाई करती हैं, क्योंकि उन्हें फ्यूचर में मिलने वाले जो प्रोडक्ट्स रहते हैं जिनसे वो फ्यूचर में अच्छी तरह की कमाई कर सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं, उसके लिए उन्हें आज ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा करना पड़ता है।
इट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ प्रोसेस विच बिगिंस विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन टू प्रोड्यूस और इम्प्रूव द प्रोडक्ट। कोई प्रोडक्ट तैयार करना है, उसके लिए हमें रिसर्च करना हो सकता है, या फिर अगर हमें एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इम्प्रूव करना है तो भी हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ता है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल देखें, आप सबको होंडा की एक्टिवा गाड़ी पता होगी। ये जो एक्टिवा गाड़ी है, जब लॉन्च हुई थी, ये एक्टिवा गाड़ी लॉन्च होते वक्त और 2020 में जो एक्टिवा गाड़ी है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब लॉन्च हुई थी वैसी ही गाड़ी अगर वो 2020 तक कंटिन्यू रखते तो आज एक्टिवा गाड़ी कोई भी परचेस नहीं करता। लेकिन 2020 में और कंटिन्यूसली उस एक्टिवा में मॉडिफिकेशंस होते गए, वो प्रोडक्ट इम्प्रूव होता गया और ये इम्प्रूवाइजेशन के कारण वो प्रोडक्ट आज भी मार्केट में टॉप में है। मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स उस गाड़ी का है और इसीलिए हमें हमारे प्रोडक्ट में रिसर्च करना चाहिए और जहाँ हमें जगह मिले वहाँ उस प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन डेवलपमेंट करती रहनी चाहिए। और इसीलिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कॉस्ट हमारी प्रोडक्ट को और बेहतरीन बनाता है या हमारे लिए मार्केट में नई अपॉर्चुनिटीज़ को भी तैयार करता है। तो ये जो सारे काम हैं, ये सारे काम, इन कामों के हिसाब से हम हमारी जो कॉस्ट है उसे क्लासीफाई करते हैं। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो ये मेरी आईडीज़ है। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।